आज देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। अलग अलग राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मुंबई के शिवाजी पार्क में कड़ी सुरक्षा और व्यवस्था के बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, बीएमसी की मेयर किशोरी पेडनेकर, पालक मंत्री असलम शेख समेत कई लोग भी मौजूद रहे। बताते चले कि कोरोना की वजह से इस कार्यक्रम में ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तकरीबन 2 से ढाई महीने के बाद किसी सार्वजनिक जगह पर दिखाई दिए। उद्धव ठाकरे रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के बाद काफी लंबे समय से घर पर ही आराम कर रहे थे। हालांकि अब वे पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। पुणे में उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शिवाजी नगर पुलिस मैदान में झंडारोहण किया। इसी खास मौके पर अजित पवार ने राष्ट्रपति पदक प्राप्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। इस खास मौके पर जिला परिषद के लिए पशु चिकित्सालय मोबाइल गाड़ी का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें 10 मोबाइल गाड़ियां शामिल थी और इन गाड़ियों से दूर दराज के सभी इलाकों में पशुओं के इलाज में मदद मिल सकेगी। इन सभी गाड़ियों में जीपीएस लगा हुआ है और हर गाड़ी में पशु चिकित्सक मौजूद रहेंगे। कोई भी 1962 पर कॉल कर सकता है और इसका लाभ भी उठा सकता है। ऐसी सेवा शुरू करने वाली यह राज्य की पहली जिला और आज देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और अलग अलग राज्यों में ये बड़े ही धूमधाम और जश्न के साथ मनाया जा रहा है। तो आज देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और बीएमसी के मेयर किशोरी पेडनेकर भी इस दौरान मौजूद रहीं और कोरोना की वजह से इस कार्यक्रम में ज्यादा लोगों को बुलाया नहीं गया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तकरीबन 2 से ढाई महीने के बाद किसी सार्वजनिक स्थान पर नजर आए थे। हालांकि उद्धव ठाकरे रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के बाद काफी लंबे समय से घर पर ही आराम कर रहे थे। हालांकि अब वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। अभी मैं मौजूद हूँ मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान के बाहर और आपको बता दूं अभी से थोड़ी ही देर पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, कैबिनेट मिनिस्टर असलम शेख, वो तमाम जो बड़े नेता हैं, जो बड़े मंत्री हैं, अभी थोड़ी देर पहले शिवाजी पार्क मैदान के अंदर गए। और आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई ज़्यादा लोगों को बुलाया नहीं गया था क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी करना था। और आपको एक जो बड़ी बात है आपको बता दूँ कि जब उद्धव ठाकरे का जब काफिला बाहर निकल रहा था तो उन्होंने बाकायदा मीडिया कर्मियों के सामने अपने काफिलों को रोका। मीडिया कर्मियों को उन्होंने हाथ दिखाया कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता के लिए, देश के लिए एक अच्छी खबर है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्वस्थ हैं, ठीक है। गौरतलब हो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पिछले ढाई महीने से किसी भी सार्वजनिक जगहों पर बाहर नहीं निकले थे, तो काफ़ी दिनों के बाद वो सार्वजनिक जगहों पर आए। कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ राजन मिश्रा, मुंबई, नेटवर्क 10। महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने देश की जनता को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो भी गलत ताकतें हमारे देश की तरफ तिरछी नजर देखती हैं, उनके खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। सभी हिंदुस्तान के आवाम को मैं प्रजासत्ताक दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको शुभकामना देता हूं। और हमारा सबका दायित्व होता है कि आज ही के दिन परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया, जिसे इस देश के हम नागरिक बनकर इस देश में जो हमें अधिकार मिले, उस संविधान को संभालना और देश की आज़ादी को हमेशा संभाल के रखना, यह हमारा दायित्व सबका बनता है। और जो भी गलत ताकतें हमारे देश की तरफ तिरछी नज़र से देखती है और हमारे देश को बर्बाद करना चाहती है, ऐसे ताकतों के विरोध में एक होकर लड़ने का ये समय है।
और उधर महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के ग्रुप बी के पद की मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों को अब तक न्याय नहीं मिल सका है। दरअसल इसकी वजह से आक्रोशित और गुस्साए छात्र अब सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये मामला 2021 का है, जिसमें पेपर में हुई गलतियों की वजह से 86 छात्र उच्च न्यायालय पहुंचे थे, जिन्हें न्यायालय से राहत तो मिल गई थी और वे सभी दोबारा परीक्षा दे सकेंगे, लेकिन बाकी 3000 छात्रों को ये मौका न मिलने से नाराज छात्र अब सड़कों पर उतर आए हैं। एमपीएससी ने कंबाइंड का पेपर दिया था कुछ महीने पहले सितंबर में, तो उसमें तो तकरीबन 5 क्वेश्चन मतलब थर्ड आंसर की लगाया था उसने आयोग ने, तब तकरीबन 5 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए थे। उसकी वजह से ना बहुत सारे लोगों का 0.25, 0.50 या 1 मार्क्स से वो कट ऑफ से बाहर हो गए थे। तो ऑब्वियसली अब अगर आप कोई भी तज्ञ है, कोई भी एक्सपर्ट होता है तो किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसे कुछ ना कुछ तो होता ही होगा उसमें नॉलेज। तो ऐसे कैसे कर सकता है कि इतना सिंपल सा क्वेश्चन कैसे रॉन्ग कर सकता है। हमारे संवाददाता मुकुंद कदम हमारे साथ फोन लाइन पर इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए जुड़े हुए हैं। मुकुंद, अभी क्या कुछ छात्रों और जो परीक्षार्थी हैं जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं, उनका क्या कुछ कहना है, अभी क्या कुछ मांगे हैं उनकी? मनीषा जी, ये जो पूरे वाकया जो है पिछले साल सितंबर में ये एग्जाम हुई थी, उसमें से 5 जो क्वेश्चन थे वो गलत थे। उसके खिलाफ 86 बच्चों ने कोर्ट में केस दर्ज किया था, तो उनके साइड से ये पूरा मामला हो गया है। कल कोर्ट ने बताया कि उनको दोबारा पेपर में बैठने की अनुमति दी गई है, पर उसके वजह से 2 से 3 हजार जो बच्चों का भविष्य जो है, उन जिन्होंने केस डाली नहीं, उनका क्या होगा। इसलिए कल जैसे ही कोर्ट ने बताया कि इन 86 बच्चों को ही सिर्फ परीक्षा देने की अनुमति है, तो वो सुनने के बाद 2 से 3 हजार स्टूडेंट ये रोड पे उतर आए थे। पर उतरने के पहले ही जैसे उतरे, पुलिस कर्मियों ने वहां पे जाके उनको ये 1 या 2 बच्चों को गिरफ्तार करने के बाद सारे यहाँ निकल गए। इसके वजह से लेकिन क्या मुकुंद, जो परीक्षार्थी हैं जिन्होंने परीक्षाएं दी और जो छात्र छात्राएं सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्या उनकी तरफ से इस तरह की कोई बात कही जा रही है कि क्या अब वो कोर्ट का रुख करेंगे या फिर किसी तरह की कोई याचिका दाखिल करेंगे? हाँ मनीषा, उनका कहना ऐसा है कि हमने अगर कोर्ट में गए नहीं है इसलिए हमारा कुछ नहीं हो सकता है। जो 86 बच्चों ने कोर्ट में केस दर्ज किया था, उनको दोबारा बैठने की अनुमति मिली, पर हमें नहीं मिली। तो ये कहीं ना कहीं तो प्रशासन का या ऊपर के आयोग का थोड़ा सा इससे गलत हो रहा है, ऐसे स्टूडेंट की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसे शिक्षा विभाग और शैक्षणिक विभाग की एक लापरवाही समझा जाए मुकुंद? जी हाँ, वैसे ही बात सामने आ रही है कि ये जो स्टूडेंट है, 86 जो बच्चे थे, उन्होंने केस दर्ज की करके उनको अनुमति मिली, पर बाकी के जो 2 से 3 हजार जो बच्चे हैं जिनका कट ऑफ खाली 1.51 से जो फेल हुए हैं, उनका तो पूरा साल बर्बाद हो जाता है। और उसमें कोविड के वजह से 2-2 साल एग्जाम नहीं होती है। आपने पीछे देखा भी होगा कि पिछले 2-3 साल से 5 साल से एग्जाम ही नहीं हो रही थी। इसलिए ये स्टूडेंट सब रोड पे उतर आए थे। वही रोड पे ये कल दोबारा उतरने की कोशिश कर रहे थे, पर इनके साथ में कोई बड़ा नेता नहीं था, इसलिए वो कल आंदोलन सफल नहीं हो पाया। ठीक मुकुंद, अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी और अपडेट लेते रहेंगे। और इसी बीच सीधे आपको यूपी के लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू क्या कुछ कह रहे, सुनवाते हैं आपको। लोगों ने आपको जनादेश दिया, आखिर बदला किससे लेना चाहते हैं? जिन लोगों ने आपको वोट दिया, आखिर बदला किससे लेना चाहते हैं? बेरोजगार नौजवान जो रोजगार की बात करता है, आखिर बदला किससे लेना चाहते हैं? किसान जो अपने फसल का दाम मांगता है, आखिर बदला किससे लेना चाहते हैं? गन्ना किसान के बकाए भुगतान की बात करने वाले किसानों को दबाने का काम कर रहे हैं, आखिर बदला किससे लेना चाहते हैं? जब इस प्रदेश में बेटियां जिंदा जलाई जाती हो, जिस प्रदेश में बेटियां आत्महत्या करने पर विवश हो, जिस प्रदेश में बेटियां मुख्यमंत्री के कार्यालय के आगे आत्मदाह करने पर विवश हो, अगर ये तमाम लोग इन विषयों और मुद्दों को आंदोलन में
तफरीक करने का काम कर रहे हैं, आंदोलन लड़ने का काम कर रहे हैं, अगर सीए एनआरसी का विरोध कर रहे हैं, तो आखिर क्या आप इन उत्तर प्रदेश की जनता से, आवाम से बदला लेने की बात करेंगे? मुख्यमंत्री जी, आप कहते हैं हम हिंसा के खिलाफ है। आपको याद करना होगा 2002 में जब कप्तानगंज में मोहन मुंडेरवा कांड हुआ था, आप अभियुक्त थे। आपके मौजूदगी में वहां के गांव को जलाने का काम किया गया था। आपको याद होगा महाराजगंज में जो हमारी पार्टी की नेता थी तलत अजीज, उनके ऊपर गोली चलवाने का काम, एक सिपाही उस समय मरा था। वो दृश्य पता नहीं आपको याद है कि नहीं, जिसमें आप मुलजिम के तौर पर थे। आप हिंसा विरोधी हैं। अगर लोग अहिंसात्मक आंदोलन करना चाहते हैं, इस प्रदेश में लगभग 16 लोगों की मरने की पुष्टि मीडिया के माध्यम से की गई है। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर प्रदेश में क्या माहौल बना रखा है? हापुड़, बिजनौर, रामपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद, कानपुर, लखनऊ समेत लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह की स्थिति को उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं? शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले लोगों के खिलाफ दमन की नीति अपनाना, ये कहाँ का न्याय है? क्या इस प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी है? क्या इस प्रदेश में किसी को आवाज उठाने का कहीं कोई अधिकार नहीं बचा है? निश्चित रूप से इस प्रदेश में पुलिसिया उत्पीड़न करके उनके खिलाफ एनएस से रासुका लगाने तक की कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सदर जाफर जो वीडियो बना रही थी और वीडियो बनाने के दौरान जिनका लाइव फुटेज भी है, उनको भी आप लोगों ने मार पीट कर ले जाकर जेल में उनके खिलाफ गंभीर धाराओं को लगाकर और उनको जेल के सलाखों में डाल देने का काम किया। 7 वर्ष का बच्चा जिसके ऊपर गोली लगी हुई है, वह आज जीवन और मौत के बीच में झूला हुआ और केजीएमसी में भर्ती है। कानपुर में, हैलट में तमाम लोग भर्ती हैं। आखिर इस प्रदेश में क्या हो रहा है? हमने आज महामहिम राज्यपाल को भी एक पत्र के माध्यम से इन सारी चीजों की सूचना दी। हमारी मांग है कि जो निर्दोष लोग हैं, राजनीतिक, सामाजिक, उन लोगों का मुकदमा वापस लिया जाए। साथ ही साथ जो लोग इस पूरे मामले में जिनकी मौतें हो गई हैं, कम से कम उनको मदद के रूप में, आर्थिक अनुदान के रूप में 25-25 लाख रुपए भी अनुदान की व्यवस्था की जाए। घायल जो लोग हैं, जो चोटिल हैं, उनको भी अनुदान की व्यवस्था की जाए, इलाज की समुचित व्यवस्था की जाए और पूरे मामले की न्यायिक जांच कराई जाए, ऐसी मेरी आपसे मांग है। महामहिम राज्यपाल को हमने एक संदर्भित ज्ञापन भेजने का काम किया। आरोप लगे हैं कि आप, मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप लोगों के द्वारा ये हिंसा को बढ़ावा दिया गया। जब आप लोग प्रदर्शन में शामिल हुए तो उसके बाद जो है प्रदर्शन हिंसात्मक हो गई, ये आरोप लगाए गए। कुल मिलाकर उनका कहना है कि आप लोगों ने भड़काने का काम किया। इस देश में हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है। अगर छात्र, नौजवान या कोई भी राजनीतिक सामाजिक दल शांतिपूर्वक सीए एनआरसी का विरोध कर रहा है, तो सरकार को उस आंदोलन को चलने देना चाहिए। हम अहिंसा के पुजारी, हम गांधी जी के मार्गों पर चलने वाले लोग हैं। राजस्थान में आंदोलन हुआ, मध्य प्रदेश में आंदोलन हुआ, महाराष्ट्र में आंदोलन हुआ, वहां हिंसा क्यों नहीं हुई? क्यों इस उत्तर प्रदेश में हुई? मुख्यमंत्री जी का सदन में। और यहाँ पर आप लखनऊ से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को सुन रहे थे, जहाँ पर उन्होंने जो मौजूदा बीजेपी की सरकार है उस पर भी कटाक्ष किया। बहरहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। और चलिए ब्रेक के बाद रुक करेंगे इस वक्त की महत्वपूर्ण और बड़ी खबर का। गोवा में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल टीएमसी महासचिव यतीश नायक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, तो खुद को अपमानित और निराश महसूस कर रहा हूं, ये यतीश का कहना है। तो खुद को अपमानित और निराश महसूस कर रहा हूं, पार्टी का सदस्य बने रहने का कोई
अच्छा कारण नहीं है। ममता बनर्जी की मौजूदगी में पार्टी में ये शामिल हुए हैं। तो गोवा में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल टीएमसी की सदस्यता ली है, माफ कीजिएगा, इस्तीफा दिया है। टीएमसी महासचिव ने इस्तीफा दिया है। ममता बनर्जी को ये इस्तीफा सौंपा है। खुद को अपमानित और निराशा महसूस कर रहा हूं। पार्टी का सदस्य बने रहने का कोई भी अच्छा या फिर कोई भी मौजूदा कारण नहीं है, ये बातें कही हैं। तो गोवा में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। टीएमसी महासचिव यतीश नाइक ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। तो खुद को अपमानित और निराश महसूस कर रहा हूं। तो पार्टी का सदस्य बने रहने का कोई भी कारण नहीं मिल रहा है, कोई भी अच्छा कारण उन्हें नहीं मिल रहा है, ये बातें उनकी तरफ से कही गई हैं ममता बनर्जी की मौजूदगी में। तो गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी महासचिव यतीश नाइक ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में, बात करेंगे पालघर में वसई के अबाड़ी ब्रजेश्वरी रोड पर एक ट्रक ने पहले साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। तो ये सड़क दुर्घटना जिसमें अबाड़ी हाईवे पर यह हादसा हुआ। ट्रक ने 2 पहिया वाहन को टक्कर मार दी और इस हादसे में साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। तो अबाड़ी बजेश्वरी के मार्ग पर यह हादसा हुआ, जहां पर महाराष्ट्र के पालघर का ये मामला बता रहे हैं आपको, जहां पर साइकिल सवार की इस हादसे में मौके पर ही मौत हो गई। तो साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई इस हादसे में, इस सड़क दुर्घटना में। तो अबाड़ी बज्रेश्वरी मार्ग पर ये सड़क हादसा हुआ, जिसमें साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। तो साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। महाराष्ट्र के पालघर का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो साइकिल सवार की मौके पर ही मौत इस सड़क दुर्घटना में हो गई। और आज देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। देश भर में झंडारोहण किया गया। जम्मू कश्मीर में भी झंडारोहण की तस्वीरें सामने आई, जहां जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराया गया। तो लाल चौक पर झंडारोहण किया गया। 73वां गणतंत्र दिवस आज पूरा देश मना रहा है और इसी क्रम में लाल चौक पर झंडारोहण किया गया, झंडा फहराया गया। गणतंत्र दिवस का जश्न शुरू हो चुका है और देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल तिरंगा फहराकर गणतंत्र दिवस मना रही हैं। और इसी क्रम में आपके स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें उसी जश्न की और उसी धूमधाम तस्वीरों की हैं। पहली तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर बीजेपी मुख्यालय पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ध्वजारोहण किया। वहीं अगली तस्वीर भुवनेश्वर से है, जहां पर उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ध्वजारोहण किया। और इसी बीच एक और तस्वीर तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेन्नई में गणतंत्र दिवस के समारोह में हिस्सा लिया और ध्वजारोहण किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में अपने गृह निवास में भारत के 73वें गणतंत्र दिवस के खास अवसर पर झंडा फहराया। और साथ ही आईटीबीपी के हिमवीरों ने 11,000 की फीट पर -20 डिग्री सेल्सियस पर उत्तराखंड के औली में 73वें गणतंत्र दिवस का जश्न अपने ही अंदाज में मनाया। तो ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों में अनोखे अंदाज में और अलग तरीके से गणतंत्र दिवस मनाया गया।
और अब बात एंटरटेनमेंट की करेंगे, जहां पर नीमा डेंजोंगप्पा के आज के एपिसोड में मान्या शादी से इनकार कर देती हैं, लेकिन क्या कुछ वजह है, देखिए। शुरू हो जाएगी तो सबको जल्दी उठना पड़ेगा, इसीलिए अभी सबको सो जाना चाहिए। अगर आप लोग शादी में नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। मान्या, मान्या, अगर मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि शादी कर सकती हूँ तो वैसे ही शादी ना करने का भी फैसला ले सकती हूँ। और चलिए फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।